आप लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने रासायनिक संयोजन के नियम या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त आपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ा। आइए आज हम केमिस्ट्री के कुछ अन्य टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी बार बार आवश्यकता होती है और ये मूलभूत तथ्य हैं जिनकी जानकारी होना आवश्यक भी है। बिना इन्हें समझे आप केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स नहीं समझ सकते, इसलिए इन्हें समझना भी आवश्यक है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है परमाणु या एटम। परमाणु या एटम किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अभी तक लगभग 118 तत्वों के परमाणुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह है 0.28 एंगस्ट्रॉम और अन्य तत्वों की जो त्रिज्या है वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉम तक है। आप ये समझ सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे होते हैं, उनका आकार कितना सूक्ष्म होता है। इसी प्रकार उनके द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह 1.008 AMU होता है। AMU ये हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है जो बहुत कम होता है। आपको AMU के बारे में बाद में बताया जाएगा कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको आगे चल के परिभाषित करेंगे इसी टॉपिक में। अन्य तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो 2 AMU से लेकर के 266 AMU तक ज्ञात किए गए हैं, कैलकुलेट किए गए हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परमाणुओं का आकार बहुत छोटा होता है और उनका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। जहाँ तक परमाणुओं के संरचना की बात है तो यह ज्ञात किया गया कि परमाणु वास्तव में छोटे छोटे उप परमाणविक कणों या सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है। उप परमाणविक कण के रूप में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ही समान किंतु धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। किसी भी परमाणु की विशेष बात यह होती है कि वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण उस पर धनावेश या ऋणावेश नहीं होता, बल्कि वह उदासीन होता है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि परमाणु के दो भाग होते हैं। एक तो धनावेशित नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिटलों में घूमते रहते हैं। यदि हम इस तरह से संरचना दिखाएं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हैं जो कि घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और न्यूक्लियस का निर्माण ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों से मिलकर के होता है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। इसी प्रकार किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या उतनी ही होती है। इसलिए परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं रहता। ये तीनों प्रकार के कण परमाणु के
मूल कण कहलाते हैं। ये स्थायी मूल कण हैं, परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। जबकि कुछ अस्थायी मूल कण भी हो सकते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान। इनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, जो कि अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, पुनः समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये बहुत अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, इसलिए मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इन सभी कणों को अस्थायी मूल कण या टेम्परेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। ये तो हो गया परमाणु के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अणु। अणु किसे कहते हैं? परमाणु और अणु। तो परमाणु के बारे में आपने संक्षेप में कुछ बातें समझा। अगला टॉपिक है अणु किसे कहते हैं। अणु या मॉलिक्यूल्स किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के लगभग सभी गुण विद्यमान होते हैं, उस पदार्थ का अणु कहलाता है। अणुओं का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होता है। जहाँ तक अणुओं की साइज की बात है, तो इनकी साइज 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, इनका जो व्यास होता है, व्यास, ये 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 20 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। इसी प्रकार इनका द्रव्यमान जो कैलकुलेट किया गया वो 2 AMU से लेकर के 1000 AMU के मध्य होता है। ये सामान्य प्रकार के छोटे अणुओं की बात है, किंतु कुछ अणु इतने बृहत होते हैं कि उन्हें बृहत अणु कहते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे प्रोटीन के अणु, जिनका अणुभार बहुत अधिक होता है, प्रोटीन के अणु हुए, कार्बोहाइड्रेट के अणु हुए, या बहुत से सिंथेटिक पॉलीमर्स हुए, उनके अणुभार भी अधिक होते हैं, उनकी साइज भी अधिक होती है। उनकी साइज ये देखा गया कि 4 से 20 एंगस्ट्रॉम न होकर के साइज अधिक होती है, लगभग 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और उनका अणुभार 10,000 से कई लाख AMU तक हो सकता है। अर्थात उनकी साइज बहुत अधिक होती है, उन्हें बृहत अणु कहते हैं। उदाहरण पहले ही दिया गया, जैसे प्रोटीन के बृहत अणु या कार्बोहाइड्रेट्स के बृहत अणु या अनेक प्रकार के सिंथेटिक पॉलीमर्स। अणु 2 प्रकार के होते हैं। जहाँ तक उनके संरचना की बात है तो अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला समपरमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणुक अणु या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समपरमाणुक अणु अर्थात समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ अणु, और विषम परमाणुक अणु अर्थात 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ अणु। समपरमाणुक अणुओं का उदाहरण है जैसे H2 है, या Cl2 है, या O2 है, N2 है, नाइट्रोजन है। ये 2 परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले अणु हैं। इसी प्रकार ओजोन है, O3। ये 3 परमाणु जो कि समान प्रकार के हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं से बनने वाला अणु है। P4 फास्फोरस 4 परमाणुओं से, सल्फर S8 ये 8 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला समपरमाणुक अणु है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या विषम परमाणुक अणुओं के उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला, HCl है, या CO2 है, या H2SO4 है। ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनने वाले विषम परमाणुक अणु हैं।
तो ये हो गया अणुओं के बारे में। अभी तक आपने परमाणु और अणु के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया। इसके पश्चात आप परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समझेंगे। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये नंबर की बात है, संख्या की बात है, जिसको गिना जा सकता है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह किसी परमाणु का क्रमांक है। क्रमांक का अर्थ है उसमें प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को हम Z अक्षर से निरूपित करते हैं। किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। या कहीं कहीं पर इस तरह से परिभाषा लिखी गई है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। धनावेश इकाइयों की संख्या का अर्थ है प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, आपने पढ़ा है कि किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं। एक तो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो प्रकार के उप परमाणविक कण पाए जाते हैं, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिटलों में या विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर दिखा दिया जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को Z कहते हैं। Z = P। परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर संख्या की बात थी। प्रयोगों द्वारा यह बताया गया कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का मूल लक्षण होता है, अर्थात प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। यदि परमाणु क्रमांक बदलता है तो वह भिन्न प्रकार का तत्व हो जाता है। जैसे यदि परमाणु क्रमांक Z = 1 है तो वो हाइड्रोजन परमाणु होगा। यदि Z = 2 है तो वो हीलियम परमाणु होगा। Z = 3 है तो वह लिथियम परमाणु होगा। आप देखेंगे 118 प्रकार के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं। 1 से लेकर 118 तक के परमाणु क्रमांक के तत्वों को 118 प्रकार के तत्व के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का मूल लक्षण है। परमाणु क्रमांक बदलने पर परमाणु बदल जाता है, तत्व बदल जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान संख्या। यहां भी संख्या की बात है। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, यहां पर है मास नंबर। किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह भी एक संख्या है जिसको गिना जा सकता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्याओं के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या A कहते हैं। A = चूंकि प्रोटॉनों को अभी बताया गया परमाणु क्रमांक या Z से निरूपित करते हैं। A = Z + N। ये आपको सूत्र प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, क्योंकि ये जो द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियनों की संख्या के कुल योग को हम किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या के कुल योग को हम किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परमाणु द्रव्यमान स्केल। परमाणु द्रव्यमान स्केल या एटॉमिक मास स्केल। एटॉमिक मास स्केल किसे कहते हैं? रासायनिक गणनाओं में तत्वों के परमाणु भारों का उपयोग किया जाता है और तत्वों के परमाणु भार उनके वास्तविक द्रव्यमान न होकर के सापेक्ष द्रव्यमान होते हैं। इसमें किसी एक तत्व को मानक मानकर उसके सापेक्ष तत्व का द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है। हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए दो तत्व हैं, एक तत्व है ए और दूसरा तत्व है बी। तो ए तत्व का परमाणु द्रव्यमान अपान बी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर ए तत्व का परमाणु भार अपान बी तत्व का परमाणु भार। यहाँ पर एक तत्व जैसे बी तत्व को मानक मानकर, स्टैंडर्ड मानकर दूसरे तत्व के परमाणु भार को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर द्रव्यमानों को तौला नहीं जाता, बल्कि एक परमाणु के द्रव्यमान को स्टैंडर्ड मानकर, यहाँ पर मानने की बात है, स्टैंडर्ड मानकर दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित कर दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में हाइड्रोजन परमाणु को स्टैंडर्ड माना गया, किंतु हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण वह इकाई नहीं माना जा सका। 20वीं शताब्दी में ऑक्सीजन परमाणु को आधार बनाया गया। ऑक्सीजन में भी समस्थानिक उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के भी कंसेप्ट को त्याग दिया गया। अंत में सन 1961 में कार्बन परमाणु या कार्बन 12 C12 ये विशेष प्रकार का समस्थानिक है, इसे आधार बनाकर, स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का कैलकुलेशन किया गया। इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा दी गई, हम उसे यहाँ पर ऐसे समझा सकते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, उसका या किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। यहाँ पर यदि हम लिख करके ये समझाएं तो लिख सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान ये बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपान 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान की तुलना करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पर कार्बन 12 परमाणु को स्टैंडर्ड मान करके अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का कैलकुलेशन किया गया। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं, तीनों पर आप पुनः समझने का प्रयास करें। पहला है द्रव्यमान संख्या। इसके बारे में आपको ये बताया गया कि किसी भी तत्व के
परमाणु नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या है? यह संख्या नहीं है, बल्कि कार्बन 12 के सापेक्ष निर्धारित किए गए किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है। किसी भी विशेष परमाणु का द्रव्यमान जो कार्बन 12 इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है परमाणु भार और अणु भार। आपने परमाणु और अणुओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया है, परमाणु किसे कहते हैं या अणु किसे कहते हैं। अब किसी एक परमाणु या एक अणु के द्रव्यमान को यदि हम कार्बन 12 इकाइयों में व्यक्त करते हैं तो उसे परमाणु भार और अणु भार कहते हैं। परमाणु भार या एटॉमिक वेट प्रकृति में जो भी तत्व पाए जाते हैं उन सभी के समस्थानिक ज्ञात हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 इसे प्रोटियम या हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 इसे ड्यूटेरियम कहते हैं या भारी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन कहते हैं, और तीसरा है ट्राइटियम या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन जो है 1H3। तो 3 प्रकार के समस्थानिक हैं और प्रकृति में इन सब की तीनों प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं की कुछ न कुछ प्रतिशत मात्रा है। तो जब हम हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करेंगे तो उसमें त्रुटि आने लगती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है। औसत परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार की परिभाषा क्या हो सकती है? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। पुनः सुनिए, परमाणु भार बराबर तत्व के एक औसत, यहाँ पर औसत शब्द महत्वपूर्ण है, एक औसत परमाणु का द्रव्यमान अपान 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ पर कार्बन 12 इकाइयों में तत्व के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान बताया जाता है, तब हम उसे परमाणु भार कहते हैं। और किसी विशेष परमाणु का द्रव्यमान बता देने पर उसे हम केवल परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में यह अंतर है। अणु भार किसे कहते हैं? यहाँ पर अणु भार के बारे में सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है कि परमाणु भार, जैसे आपने एक औसत परमाणु के द्रव्यमान की बात किया था, यहाँ पर औसत अणु के द्रव्यमान की बात करेंगे। और अणु भार किसे कहेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम परिभाषा को लिख करके सूत्र के माध्यम से समझाएंगे। अणु भार ये होगा, इसका जो सूत्र लिखा जाएगा ऐसे लिखा जा सकता है कि किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान अपान 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। जब किसी यौगिक के एक, यहाँ पर गलती हुई, एक औसत, किसी यौगिक के एक औसत अणु का द्रव्यमान
अपान 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। जब किसी यौगिक के एक औसत अणु के द्रव्यमान को C12 परमाणु के 12वें भाग से तुलना करेंगे तो जो भी अपेक्षिक संख्या प्राप्त होगी उसे हम अणुभार कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि परमाणु भार और अणुभार एक आपेक्षिक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं न होकर के आपेक्षिक संख्याएं हैं। अब अगला टॉपिक है परमाणु संहति मात्रक या परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट, इसे AMU या SI सिस्टम में इसे केवल U से, स्मॉल लेटर U से निरूपित किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट को SI पद्धति में स्मॉल लेटर U से निरूपित किया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि कुछ पुस्तकों में परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान के लिए एक नया शब्द आता है संहति। संहति, संहति और द्रव्यमान दोनों एक ही शब्द है, दोनों को इंग्लिश में मास कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परमाणु संहति मात्रक लिखा हो या परमाणु द्रव्यमान मात्रक लिखा हो, बात एक ही है, AMU की बात की जा रही है। एक AMU किसे कहते हैं? कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। C12 यहाँ लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। वैज्ञानिकों ने मास स्पेक्ट्रोमीट्री पद्धति द्वारा कार्बन 12 का जो द्रव्यमान ज्ञात किया, वो ग्राम में जो द्रव्यमान ज्ञात किया गया वो था 1.99265 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99265 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। और जब इसमें 12 का भाग देंगे तो जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हम लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66054 इंटू 10⁻⁻24। कभी कभी संक्षेप में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये याद करने में सुविधा रहती है, यहाँ पर 2 ही डिजिट तक इसका मान लिखा जाता है। तो जो ये संख्या है 1.66054 इंटू 10⁻⁻24, ये एक AMU का ग्राम तुल्यांक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AMU इज 1.66054। यह जो नंबर है इंटू 10⁻⁻24, यह जो नंबर है वह AMU का ग्राम इक्विवेलेंट है। इसके पश्चात आपको ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार के बारे में जानना होगा। ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार किसे कहते हैं? जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में निरूपित किया जाता है, ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे उसका ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। और जब किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे यदि हम केवल तत्व की बात करें, मान लीजिए कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, और इनका पूछा जाए कि 1 ग्राम एटॉमिक वेट क्या होगा, लिख सकते हैं कि 1
ग्राम एटॉमिक वेट हाइड्रोजन इज इक्वल टू, या 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, या 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो आप इसको इनके अणुभार को ग्राम में निरूपित कर दीजिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1.008 ग्राम्स, ये ग्राम में केवल लिख देना है, अणुभार को ग्राम में निरूपित कर दीजिए। या कार्बन है तो 12.01 ग्राम, ये इसका अणुभार है, सॉरी परमाणु भार है, परमाणु भार को ग्राम में निरूपित करना है। ऑक्सीजन का 16.00, ये इसका अणुभार सॉरी परमाणु भार है, तो इसे ग्राम में निरूपित कर देंगे तो इसका ये ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। और यदि किसी अणु के अणुभार को हमें ग्राम में निरूपित करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कहा जाए कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, तो ये H2O का अणुभार होता है 18, तो लिखेंगे 18 ग्राम। या ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, तो 44 ग्राम्स। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट में अंतर है। जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में निरूपित करेंगे तो उसे हम ग्राम परमाणु भार, और यदि किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में निरूपित करेंगे तो उसे हम ग्राम अणुभार कहते हैं। अगला जो टॉपिक है ग्राम परमाणु और ग्राम अणु। ग्राम परमाणु या ग्राम अणु से आप क्या समझते हैं? वास्तव में किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उस तत्व के परमाणु भार जितनी ग्राम में मात्रा होती है। जैसे यदि कार्बन का 1 ग्राम परमाणु की बात करें, 1 ग्राम परमाणु कार्बन, ये हो जाएगा बराबर 12 ग्राम कार्बन। या ऐसे लिखें 1 ग्राम परमाणु क्लोरीन, तो इसको कह सकते हैं बराबर 35.5 ग्राम क्लोरीन। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उसके परमाणु भार जितनी ग्राम में मात्रा होती है। यदि हमें ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालना हो तो ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान अपान तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी तत्व की दी गई मात्रा में, यदि तत्व का द्रव्यमान दिया गया है तो उसमें ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उस तत्व के ग्राम में कुल द्रव्यमान जो ज्ञात है उसमें आप परमाणु भार का भाग दे दीजिए, आपको ग्राम परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात ग्राम अणु की बात करेंगे। ग्राम अणु किसे कहते हैं? जैसे आपने परमाणुओं के लिए ग्राम परमाणु का कैलकुलेशन किया, उसी प्रकार आप अणुओं के लिए ग्राम अणु का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 ग्राम परमाणु कार्बन था, यदि हम लिखें 1 ग्राम अणु HCl, इसका मतलब हो गया 36.5 ग्राम HCl। किसी पदार्थ या यौगिक के अणुभार जितनी ग्राम में मात्रा को उसका 1 ग्राम अणु कहते हैं। जैसे 1 ग्राम अणु CO2, इसको लिखेंगे बराबर 44 ग्राम CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, उसका 1 ग्राम अणु होता है। अब यदि हम किसी यौगिक के ग्राम परमाणुओं नहीं बल्कि ग्राम अणुओं की संख्या निकालें तो उसके लिए सूत्र लिख सकते हैं कि ग्राम अणुओं की संख्या
ये होगा बराबर यौगिक, ये तत्व नहीं होगा बल्कि यौगिक का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान ग्राम में होगा, यहां भी ग्राम में था, ये अन्य किसी मात्रक में नहीं बल्कि ग्राम में होना चाहिए। यौगिक का द्रव्यमान ग्राम में अपान यौगिक का अणुभार। जैसे आपसे यह पूछा जाए कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के ग्राम अणुओं की संख्या ये हो जाएगी बराबर 88/44, चूंकि 44 अणुभार होता है CO2 का, ये हो जाएगा बराबर 2। चूंकि 1 ग्राम अणु में 44 ग्राम होते हैं तो 2 ग्राम अणु में 44 × 2 बराबर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है समस्थानिकीय द्रव्यमान। क्योंकि प्रकृति में भिन्न भिन्न तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं, इसलिए किसी विशेष परमाणु के द्रव्यमान की बात हम करेंगे। कार्बन 12 इकाइयों में जब किसी समस्थानिक के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो उसे उस तत्व का समस्थानिकीय द्रव्यमान कहते हैं। समस्थानिकीय द्रव्यमान या आइसोटॉपिक मास। समस्थानिकीय द्रव्यमान या आइसोटॉपिक मास किसी तत्व के समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 इकाइयों में यदि हम व्यक्त करें, उसका द्रव्यमान यदि कार्बन 12 इकाइयों में व्यक्त किया जाए तो उसे उसका समस्थानिकीय द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समस्थानिकीय द्रव्यमान बराबर किसी तत्व के समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान अपान 1/12 × C12 परमाणु का द्रव्यमान। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी तत्व का समस्थानिकीय द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। अंतिम जो आज का जो टॉपिक है वो है आयन और ग्राम आयन। आयन और ग्राम आयन, यहाँ पर टॉपिक था आयन भार और ग्राम आयन। आयन भार और ग्राम आयन। आयन किसे कहते हैं? आवेशित परमाणु या परमाणु समूह को आयन कहते हैं। ये धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। अब चूंकि यदि ये आयन है तो न तो ये परमाणु है न तो अणु है, अतः इनका अणुभार या परमाणु भार तो हो नहीं सकता। यदि किसी आयन के आयन भार को हम कार्बन 12 इकाई में व्यक्त करेंगे तो उसे हम आयन भार या आयन वेट कहेंगे। किसी आयन का आयन वेट या आयन भार बराबर किसी आयन का द्रव्यमान
अपान 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 इकाइयों में जब किसी आयन के द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं तो वह उसका आयन भार कहलाता है। और यदि आयन भार के बराबर ग्राम में मात्रा है किसी आयन की तो उसे हम उसका ग्राम आयन कहेंगे। 1 ग्राम आयन बराबर 1 ग्राम आयन किसे कहेंगे? जब किसी आयन के आयन भार को ग्राम में व्यक्त करेंगे, ये ग्राम में व्यक्त आयन भार। जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है या क्लोरीन आयन है या सल्फेट आयन है, इनका आयन भार यदि हमको दिखाना हो ग्राम आयन, तो सोडियम आयन के 1 ग्राम आयन की मात्रा कितनी होगी? चूंकि सोडियम आयन का आयन भार होता है 23 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 23 ग्राम सोडियम आयन Na+ आयन। 1 ग्राम आयन सोडियम आयन इज इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम आयन। या 1 ग्राम आयन क्लोराइड आयन इज इक्वल टू, क्लोरीन का परमाणु भार 35 होता है, तो 35.5 ग्राम Cl- आयन। ऐसे ही 1 ग्राम आयन सल्फेट का जो आयन भार होता है वो 96 होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 × 4, तो ये हो गया 64, और प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32, दोनों जोड़ देंगे तो आएगा 96 ग्राम सल्फेट आयन। ये हो गया 1 ग्राम आयन सल्फेट के बराबर। अगला जो टॉपिक है वो है सूत्र भार या फार्मूला वेट। देखिए बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अणु के रूप में नहीं होते। जितने आयनिक यौगिक हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड आयनों से बना होता है, अणुओं से बना नहीं होता। NaCl तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन, ये चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर अणु तो है नहीं, आयन से बने हुए ये यौगिक हैं, तो इनके सूत्र को ही हम इनका अणु सूत्र मान लेते हैं। क्योंकि इनका अणु नहीं होता, केवल आयनिक यौगिक होता है, तो इनके आयनिक सूत्र को ही हम अणु सूत्र मान लेते हैं। इसे हम इसके अणु सूत्र मानकर जो इनका अणुभार कैलकुलेट करेंगे तो उनको अणुभार न कह के सूत्र भार कहा जाता है, सरल सूत्र भार, फार्मूला वेट। जो आयनिक यौगिक हैं उनके अणु नहीं होते, अणुभार नहीं होते, इनके सरल सूत्र भार को ही हम इनका फार्मूला वेट या अणुभार मान लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का यदि आपको सूत्र भार ज्ञात करना है तो इन दोनों के परमाणु भारों को लिख दीजिए, 23 + 35.5 इज इक्वल टू 58.5, ये इसका फार्मूला वेट हो जाता है। जितने भी आयनिक यौगिकों का आपको अणुभार निकालना होगा तो उनके अणुभार, चूंकि अणु नहीं है तो अणुभार भी नहीं है, सरल सूत्र भार को ही हम उनका अणुभार मान लेते हैं। आज के इस टॉपिक्स के पश्चात जो अगले टॉपिक्स बचे हुए हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं जिनका वर्णन करना है, वो अगले वीडियो लेक्चर में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।